हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द इंजीनियर्स टॉक। तो यार जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से बताया था कि आज हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए प्रेजेंट रहेंगे अली वारिस खान सर। तो यार इनके साथ हम एक बहुत ज्यादा बड़ा डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे और जिनसे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। तो यार आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार अली वारिस सर अपने बारे में आप सभी लोगों को थोड़ी बहुत चीजें बता दें ताकि आप लोग सर को अच्छे से जान जाए। Hi everyone, my name is Ali Waris Khan. I am a BTech pass out of year 2017 of Kamla Naidu Institute of Technology, Sultanpur, from Electronics Engineering. And in 2017 only, I have got All India rank 613 in GATE examinations. And in 2018, I got All India rank 16 in Engineering Services examination. Along with this, an All India rank of 11 in ISRO examination and a GATE rank of 217. So this is my brief introduction. तो यार जैसे सर ने बताया कि 2 सालों में इतनी अचीवमेंट्स थी सर की, तो यार इससे ही आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कितना कुछ है हमारे पास जो हम सर से सीख सकते हैं। तो यार हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस सेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम कवर कर सकें ताकि हमारी जो लर्निंग है वो मैक्सिमम हो सके। तो सर जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो हमारा डी इंजीनियर टॉक के पीछे का जो मेन एम है वो ये रहेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ एक्सपीरियंसेस से हर एक इंजीनियर या फिर कोई भी पर्सन बहुत कुछ सीख सकता है। तो सर हम वही लाइफ एक्सपीरियंसेस दूसरों को देना चाहते हैं ताकि वो अपने करियर को या फिर अपनी कोई भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसको उसी हिसाब से शेप कर सकें। तो सर जब हम I like शुरुआत your कर concept. I like that concept. और मैं कोशिश करूंगा कि मतलब जितना नेचुरल हो सके नेचुरल रहने की। एंड अलॉन्ग विद दैट मतलब कुछ चीजें मैं शेयर करूंगा जो मे बी कनेक्ट कर सकते हो। और ये एक डोमेन में नहीं है, मतलब आई थिंक जो प्रैक्टिस है एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, दैट माइट बी हेल्पफुल फॉर सम अदर एक्टिविटी, बिकॉज लर्निंग का कोई एंड नहीं है यहाँ पर। यस सर। तो सर जब हम स्टार्ट करते हैं एक इंजीनियर के बारे में बात करते हैं तो सर सबसे पहला जो फेज आता है वो आता है कि ट्वेल्थ के बाद में सर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हर स्टूडेंट इनरोल करता है। तो सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स आईआईटीज या फिर एनआईटीज तक नहीं पहुंच पाते। सर आप मैं सर हम दोनों सेम सिचुएशन में थे ट्वेल्थ के बाद में, क्योंकि हमने एक आईआईटी या फिर एनआईटी में हम नहीं जा पाए थे। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि थोड़ा मोरल डाउन होता है या फिर अपने फ्यूचर को लेकर के सर्टेनिटी नहीं होती है कि हम फ्यूचर में क्या कर पाएंगे या फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो सर आपने कैसे उन सभी थॉट्स को टैकल किया था और आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं कि कैसे वो पॉजिटिव रह सकें। देखो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने ट्वेल्थ करा था 2013 में। तो उस टाइम पे क्या था, देयर वाज दिस स्कीम की मतलब जो जेई मेंस से जो कट ऑफ होने वाला है, दैट वाज लिंक्ड टू सम बोर्ड एग्जामिनेशंस। आई गॉट अ स्कोर ऑफ 172 आउट ऑफ 360 इन जेई मेंस एक्चुअली एट दैट टाइम। बट जो लिंक अप हो गया था बिकॉज ऑफ दिस बोर्ड एग्जामिनेशन, सो दैट हैज अल्टीमेटली लाइक पंच मी आउट। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइक वो प्रोसेस जो था that was initiated at that time वो थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव था मेरे लिए पर्सनली आई वुड से। सो उस टाइम के बाद जब मतलब कॉलेज यूपीटीयू के एग्जामिनेशन दिए एंड यू गॉट अ रैंक ऑफ अराउंड 2462। आई एम द ब्रांच ओपनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बाय द वे कॉलेज में। तो एक शॉक सा लगता है कि यार मतलब लाइक क्या सोचा था, मतलब कॉलेजेस में ये होगा वो होगा, मतलब ये सारी चीजें। एंड आफ्टर दैट यू लाइक लैंड अप टू अ प्लेस जहाँ पे मतलब आपको जो एक ऑरा होता है वो ऐसा शेडी होता है वो दिखता है। एंड उसके बाद मतलब यू लुक टू द सीनियर्स जो भी पास आउट हुए हैं एंड आपको दिखता है नहीं यार देयर इज अ रे ऑफ होप। मतलब अभी चीजें रुकी नहीं है, आप बहुत आगे तक जा सकते हो। इट्स जस्ट दैट आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। सो ये मेरी सिचुएशन थी मतलब कॉलेज एंटर करने के साथ साथ। सो एंड आफ्टर दैट मतलब बहुत सारी चीजें आप दूसरों से सीखते हो एंड बहुत सारी एडवाइसेस आप दूसरों से लेते हो। सो ये क्लब करते हुए मतलब लाइक आपको आगे बढ़ना रहता है। तो जैसा आपने बताया तो सर मैं काफी कुछ रिलेट कर सकता था आपकी बातों से, क्योंकि सर पहले तो सर मेरी भी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स ही है एंड सर सेकेंडली मैं भी अपनी ब्रांच का रैंक ओपनर था एंड सर मेरा भी जेई मेंस का स्कोर इतना अच्छा नहीं था। तो सर मैं काफी रिलेट कर पाया एंड सर जब मैं आया था कॉलेज में तो सर फर्स्ट ईयर में ही मुझे पता लगा था कि नहीं ऐसा नहीं है कि हमारे सीनियर्स काफी अच्छी पोस्ट पे हैं तो हमारे लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड सर काफी मतलब मैं खुश हूँ कि थर्ड ईयर में मैं सर आपको ही फॉलो कर रहा था पहले से। तो सर गेट में ऑल इंडिया रैंक 139 भी आई थी, तो उससे भी मतलब ये है कि
अब मैं यही सोचता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम ये बता सके कि यार कॉलेज आप लोगों को लिमिट नहीं करता है, अपनी लिमिटेशन हमें अपने आप सेट करनी होती है। तो सर इसी श्योर, चीज में मतलब आगे दीपांशु, बढ़ते हैं। ये इस बात से मैं एग्री करता हूँ तुम्हारी कि मतलब कॉलेज लिमिटेशन नहीं है। मतलब वेदर इट बी कोडिंग, वेदर इट बी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, whether it be foreign studies, or whether it is placement or going for MTech, MBA or anything else. I can name like so many people जो different fields में हैं after like crossing BTech, and they are doing pretty good into life. यस सर। तो सर इसी चीज में आगे बढ़ते हैं। तो सर आगे ये आता है कि हम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की जब बात करते हैं, तो सर जब वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आता है, तो उससे सर जनरली अगर हम बात करें तो उसके पास में 2 या 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं हर इंजीनियर के पास, जो उसे लगता है। तो सबसे पहले वो सोचता है कि मैं कोडिंग प्रैक्टिस करूँ एंड उसके बाद मैं एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर परस्यू कर सकता हूँ कहीं पे, या फिर मैं टेक्निकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, गेट हो गई, इसरो एग्जामिनेशन, बार एक्सेट्रा। एंड सर या फिर मैनेजमेंट साइड में जा सकता हूँ, जैसे कि कैट, स्नैप, एमनेट, आईआईएफटी, ऑल दिस एग्जामिनेशन। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा फैक्टर्स था जिसके ऊपर आपने ये डिसाइड किया था कि आपको गेट, इसरो की साइड जाना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज परस्यू करना है, और क्या फैक्टर्स आपको लगते हैं कि एक स्टूडेंट को कंसिडर करने चाहिए जब वो अपना करियर डिसाइड करे, क्योंकि सर हमारी पूरी लाइफ इसके ऊपर बेस्ड होने वाली है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से चल रहा था, तो जब आप सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना, तो आप चीजें रिलेट करना शुरू कर देते हो। एंड जब आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, देन यू गेट टू नो कि यार मतलब दिस इज अ थिंग यू नीड। एंड बात आए कि आपको किस साइड जाना है। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है towards the core subjects, analog electronics, digital electronics, control systems and all these things, अगर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो लाइक यू टिल्ट टुवर्ड्स दिस फील्ड। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि यार नहीं, एप्टीट्यूड करना है या मैथ्स में बेटर करना है या आपको फील्ड चेंज करना है, ठीक है, देन यू प्रिपेयर फॉर दिस मैनेजमेंट एग्जामिनेशंस। एंड अलॉन्ग विद दिस, अगर आपको आगे कुछ परस्यू करना है, लाइक एमटेक करना है या एमबीए करना है, सो यू वर्क अकॉर्डिंगली। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मतलब देयर इज अ फिक्स्ड पैटर्न, अ फिक्स्ड फॉर्मूला जिसके बेसिस के ऊपर आप किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जज कर सकते हो। बिकॉज इंजीनियर्स के लिए एक अच्छी बात ही होती है कि लाइक सारी फील्ड्स ओपन होती हैं, तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। दिस इज द बेस्ट पार्ट व्हाट आई थिंक। एंड अलॉन्ग विद दिस, अगर आपका इंटरेस्ट फॉरेन में स्टडीज का है तो उसके अकॉर्डिंग आप लाइक एफर्ट्स डालो, ठीक है। या अगर मान लो आपको प्लेसमेंट्स वगैरह लेना है, तो लाइक वही मैंने बताया ना कि आपका सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि आप जो परस्यू कर रहे हो उसके ऊपर मैटर कर रहा है कि आपको आगे करना क्या है बेसिकली। सो व्हाट आई थिंक इज, अगर आपका इंटरेस्ट है कि ठीक है चलो मैनेजमेंट में जाना है या प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की तरीके से या उस जनरल मैनेजमेंट में घुसना है, सो यू गो फॉर एमबीए। And if you are interested into like pursuing higher studies and all these things, so better you go for like your MTech or MBA। MBA के थ्रू आप PhD या MTech के थ्रू आप PhD कर सकते हो अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो। एंड बहुत सारी चीजें यार डिपेंड करता है कि आपकी लाइक फाइनेंशियल कंडीशंस और आपका लाइक बैकग्राउंड कैसा है। मतलब ये एक फैक्टर होता है जो हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते। यस बट सर। लाइक ट्राई टू एक्सप्लोर एज मच ऑप्शन एज पॉसिबल सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के आसपास। यस सर, क्योंकि सर मेरा भी यही है कि जब हम सेकेंड ईयर में होते हैं तो सर ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, और सर थोड़ा टाइम लें, चाहे 1 मंथ लें या 2 मंथ लें, एंड तब हम डिसाइड करें, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ इसके ऊपर बेस्ड होने वाली है। तो सर सभी फैक्टर्स राइट। को कंसिडर करके तभी जाना चाहिए, क्योंकि सर जैसा आपने बताया कि एक चीज मैं यहाँ बैकग्राउंड भी पे मैटर। एक चीज यस सर। बोलूंगा, एक चीज बोलूंगा। एक्चुअली पूरी लाइफ बोलना ना थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बिकॉज मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, लाइफ में ना ऐसा नहीं होता कि मतलब यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन और या लाइफ सेट है। मतलब ये बचपन से ना बहुत बड़ा मिथ बोला गया है। 10th हो गया लाइफ सेट है, 12th हो गया लाइफ हाँ। सेट है, ये हो गया लाइफ सेट है। लाइफ कभी सेट नहीं होती है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड ट्राई टू टेक आउट एज मच एज पॉसिबल। मतलब दिस इज, मतलब आई एम टेलिंग यू कि इसको कोशिश करो कि लाइफ में जो भी पार्ट आप मतलब जी रहे हो ना, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब लाइक लिव योर लाइफ इनटू दैट। फिर ये मत बोलो कि यार मतलब मैं ये भी कर लूं फिर उसके बाद मैं लाइफ जीऊंगा। मतलब ये बहुत बड़ा मिथ है। एंड इन दैट बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ का एक बहुत अच्छा पार्ट मिस आउट कर जाते हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक। यस सर, क्योंकि सर जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि लर्निंग चलती रहती है एंड तक, लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती है।
तो सर यही है कि जैसे ये होता है कि सर फील्ड हम कभी भी चेंज कर सकते हैं या फिर अपना करियर हम कभी भी चूज कर सकते हैं दूसरी साइड। बस ये कि लर्निंग हमें करते रहने चाहिए। सर इसी में जब नेक्स्ट चीज आती है तो वो ये आती है कि जैसे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सर मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं वो फाइनल ईयर या फाइनल ईयर के बाद होते हैं हमारे बीटेक में। तो सर जैसे आपने जो एग्जाम दिया था, जैसे गेट आपने फाइनल ईयर के साथ दिया था पहला अटेम्प्ट, एंड उसमें आई यू गॉट ऑल इंडिया रैंक अराउंड 613। ओके, तो सर कैसे आपने उसको मैनेज किया था? क्योंकि सर कॉलेज में इंटर्न भी होती है फाइनल ईयर में, मेजर प्रोजेक्ट भी होता है, कॉलेज की क्लासेस भी होती हैं। तो सर कैसे आप उसकी पढ़ाई को एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दोनों को एक साथ मैनेज कर पाए थे? अच्छा, इसमें मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। जी सर। लाइक कॉलेज में मैं ना, मतलब आई वाज वेरी एक्टिव, ठीक है। तो फाइनल ईयर तक आते आते आई वाज द स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीच फॉर टेक्नोक्रेट्स। आई वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईईआई, एंड कल्चरल काउंसिल में भी मैं कंपेयर था। So along with this, like there were so many councils in which I was involved directly or indirectly. And ऐसा नहीं है कि मतलब like टाइम नहीं लगता है, यू हैव टू गिव योर टाइम। यस एंड जब कोई इवेंट शुरू होने वाला होता है, यू यू ऑलरेडी नो यस कि सर। यू हैव टू मतलब लाइक पुश इट वेरी हार्ड, ठीक है। यस सर। तो उस क्या होता था कि मतलब यू स्टार्ट स्टडी, और बीच में क्या होता था कि मतलब एग्जामिनेशन आ गए कॉलेज के, ठीक है, तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। या अगर मान लो कोई इवेंट आ गया तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। कल्चरल फेस्ट हो गया, स्पोर्ट फेस्ट हो गया, यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, बिकॉज आई लाइक दैट पार्ट। जैसे मैंने बोला ना, try to live in the moment, so this is what the moment is, I mean, यस सर। I lived into that. But ये था कि मतलब जब वो चीज खत्म हो जाए, then you should return to the original track, because at the end of the year, you know, मतलब what's gonna matter is कि आपने academically करा क्या है। मतलब this is gonna matter, मतलब at the most आपने कैसे करा है, क्या कर रहे थे आप, it doesn't matters, all that matters is आपने करा है कि नहीं करा है, that's it. एंड टाइम मैनेजमेंट की जहां तक बात है, जो हमारा एकेडमिक करिकुलम होता है, जैसे कंट्रोल सिस्टम्स हो गया, सिग्नल सेंस सिस्टम्स हो गया, एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सो ये जितनी सारी चीजें हैं, दे आर इनटू कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो आप उसके अकॉर्डिंग लाइक फॉलो कर सकते हो। जैसे मान लो आपका जिस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है, तो आप उस सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो। एंड फाइनल ईयर तक आते आते, फाइनल ईयर में ऐसा कोई मेजर सब्जेक्ट नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यस So सर। फाइनली in a way, आप like 6 semester तक you can मतलब end major part of your examinations along मतलब sync करते करते basically। और उसी के साथ साथ आप ये कर सकते हो, मान लो थर्ड सेमेस्टर में you finish the subject, तो फोर्थ सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में आप उसके प्रैक्टिस के ऊपर आ सकते हो, so that जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मतलब you do parallel things ना, तो चीजें जब आप पैरेलली करना शुरू करते हो तो चीजें थोड़ा सा आसान हो जाती हैं तुम्हारे लिए। लाइक आप पढ़ मान लो कम्युनिकेशन सिस्टम रहे हो, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड आप प्रैक्टिस नेटवर्क एनालिसिस के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो इन अ वे यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग एट मतलब एट द सेम टाइम। तो अल्टीमेटली इट इज गोना रिफ्लेक्ट इन योर परफॉर्मेंस। ये मतलब बहुत ज्यादा मैटर करता है मल्टी टास्किंग या मल्टी सब्जेक्ट को लेकर चलना, क्योंकि कंपटीशन में ऐसा नहीं होता कि एक ही सब्जेक्ट को आपको लिखना यस है। सर। व्हाट मैटर्स इज आपको मल्टीपल सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, एंड आप अप्रोच कैसे करते हो वही मैटर करता है अल्टीमेटली इन एग्जामिनेशंस में। यस सर, क्योंकि सर पूरा सिलेबस आता है, सबका अपना प्रॉपर वेटेज होता है, तो अगर पूरा नहीं हुआ तो वो राइट। नहीं हो पाता है। यस सर, ये आपने बहुत बड़ी अच्छी चीज बताई। सर इसी में एक सवाल है अभिमन्यु का जो आपसे वो पूछना चाहते थे। तो सर वो इसी से रिलेटेड है कि कैसे हम अपनी स्टडीज को या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं, हम उसमें कैसे कंसिस्टेंसी लाएं कि हम रेगुलर उसमें रहें। क्योंकि सर कुछ ना कुछ ऐसा इश्यूज होता है कि कहते हैं कि यार 2-3 दिनों बाद फ्लो टूट जाता है, या फिर हम उसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं, तो सर उसका असर पड़ता है। तो सर कैसे कंसिस्टेंसी लाई जाए? मैं बताता हूँ इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या किसी भी चीज की तैयारी शुरू करते हैं, तो हम बहुत आइडियल मान के चलते हैं कि यार मतलब आज जो है 8 घंटे में इतना ये करना है, इतना ब्रेक लेना है, फिर इतना करना है, एंड आफ्टर दैट इसको कल भी इस तरीके से करना है। बट मीनवाइल हम लोग मतलब एक चीज भूल जाते हैं कि एक टर्म होता है फ्रिक्शन, जो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करने वाला होता है। तो एंड अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हम लोग काउंट नहीं कर पाते, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वी स्टार्ट, वी पॉज एंड वी स्टॉप, ठीक है। तो रादर देन एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कर्व, वो क्या होता है, कांस्टेंट कर्व होते होते
and it goes down. So what I want is कि आप पढ़ाई जब शुरू करो ना तो exponentially increase करो, and exponentially जब जैसे मान लो आप अगर बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, ठीक है, I won't suggest you to start studying 8 hours a day, because 2-3 दिन के बाद ना मतलब you will definitely give up, ठीक है, हो ही नहीं सकता है वो चीज. तो start by studying 2 hours a day. उसके बाद क्या करो, मतलब जब 2 आवर्स कंसिस्टेंट हो जाए तो 2.5 घंटा, जब 2.5 घंटे कंप्लीट हो जाए तो 3 घंटा. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने कर्व को एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर सकते हो. एंड इन बिटवीन अगर मान लो किसी दिन कोई ऐसा वेरिएबल है जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, तो एंड मतलब वो हो जाता है बेसिकली, ठीक है, तो अब इस चीज को ये कर सकते हो कि आगे की जो प्लानिंग है वो इतनी रिजिड मत रखो कि मतलब महीने भर की प्लानिंग मत करो या कभी मत करो, ठीक है. कोशिश ये करो कि कल की जो प्लानिंग है वो आज कर सकते हो एट मैक्स, ठीक है. तो अगर मान लो कल की प्लानिंग तुमने आज कर ली और कल कुछ हो गया तो उसके अगले दिन की जो प्लानिंग है वो तुम उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हो. मगर अगर तुमने पूरा शेड्यूल बना रखा है कि यार महीने में ये यहाँ पे करना है, ये यहाँ पे करना है, ये यहाँ पे करना है, और अगर एक चीज अब नहीं हो पाती है ना तो वो आपके ऊपर एक ड्रैगिंग फोर्स होती है, एंड वो जब आगे की भी चीजें होती है ना वो भी फिर नहीं हो पाती है. सो आई वुड से कि मतलब इफ यू आर गोना स्टार्ट स्लो एंड स्लोली यू इंक्रीज, मतलब और इसको कंसिस्टेंटली आप करना शुरू करो. एंड मान लो जब मन नहीं कर रहा है पढ़ाई का तो मत करो. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 8 घंटे पढ़ना जरूरी ही है, ऐसा ऐसा कोई रिटर्न रूल है ही नहीं. मतलब लेट मी टेल यू, वो जो 8 घंटे की पढ़ाई होती है ना वो तब होती है जब आपका एग्जामिनेशन आने वाला होता है, ठीक है, और आप 8 घंटे पढ़ नहीं रहे होते हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होते हो, ठीक है, आप टेस्ट सीरीज भी लिख रहे होते हो, एंड उसके साथ साथ फिर आप पढ़ रहे होते हो, बिकॉज पढ़ने की जो कैपेसिटी है माइंड की वो थोड़ा सा लिमिटेड है. एंड कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में आप पढ़ के ही पार नहीं कर सकते हो. देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स. मतलब आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको टेस्ट सीरीज भी करना है, रिवीजन भी करना है, शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं. सो ये सारी चीजें होती हैं. तो मतलब एक डोमेन में इतना नहीं सोचना चाहिए मेरे ख्याल से. हाँ सर, क्योंकि ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई सर. मैंने भी अभी रियलाइज किया कि मैं पिछले 1 साल से इसी चीज को फॉलो कर रहा था सर. मैं सर यही करता था कि पहले दिन सोने से पहले कल का मैं डिसाइड करता था कि ओके, ऐसे मेरा कभी ये नहीं रहता है कि मुझे 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है या 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है. सर मैं उस चीज को काम में डिस्ट्रीब्यूट करता था कि ओके मुझे इवनिंग से पहले इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं. अब उसके लिए मैं समय कैसे भी निकालूं वो मेरी आइडिया है, लेकिन इवनिंग से पहले कोशिश करने की मैं इतना कवर कर पाऊँ. अच्छा, ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए टाइम टेबल जैसा आपने बताया, क्योंकि सर फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो कुछ अनअवॉइडेबल इश्यूज होते हैं जिनके कारण टाइम टेबल डिस्टर्ब होता है, तो फिर जो ग्राफ आपने बताया वो डाउन जाता है. यार एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, तुमने पढ़ना शुरू करा एंड बगल से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड निकल रहा है, भाई चल चाय पीने चलते हैं, तो मतलब ना चाहते हुए भी तुम जाओगे यार, वो पकड़ के ले जाएगा. तो मतलब वो मूड बना के बैठे हो एंड वो स्पॉइल हो गया फिर. एंड जब आप वापस आते हो तो रिग्रेट तो होता ही है, बट उसको रिग्रेट को रिजॉल्व कैसे करोगे मैटर ये करता है. अब तो वो हो गया, अब आगे क्या करोगे वो ज्यादा मैटर करता है. सर क्योंकि ये जो आपने डिस्टर्बेंस बताई, क्योंकि सर लास्ट ईयर से तो बाकी जो घर पे प्रिपरेशन कर रहे थे जैसे मैंने घर पे की तो फिर भी इतना डिस्टर्बेंस कम था, लेकिन जब कोई हॉस्टल में होते हैं हम तो सर वहाँ पे कहीं ना कहीं ये फैक्टर ज्यादा होता है कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ज्यादा मैटर करते हैं वहाँ पे. तो सर ये एक अच्छा पॉइंट था. एंड सर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर देवांश मिश्रा का. सर वो ये जानना चाहते थे कि कभी आपका प्लान था कि आपको एमटेक या फिर हायर स्टडीज परस्यू करनी है, या फिर पहले से आपका प्लान था कि मुझे जॉब ही लेनी है जैसे इसरो में या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज आपने ज्वाइन की? मेरे दिमाग में आया था मतलब कि लाइक मैं एमटेक कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, बट मतलब एट द एंड ऑफ द डे हुआ ये कि मतलब देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल, है ना. तो आप एमटेक का प्लान रहता है हमेशा दिमाग में रहता है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है. एंड उसके बाद क्या होता है, आप ठीक है देखते हो कि मतलब और क्या चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में, है ना. बिकॉज कभी कभी ना मतलब जॉब ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू हायर स्टडीज, है ना. एंड एट द एंड ऑफ द डे जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है मतलब जिनको आप क्रॉस करने वाले हो उनकी क्वालिफिकेशन बीटेक है, एमटेक नहीं है, ठीक है. सो अल्टीमेटली यस वो एक फैक्टर था दिमाग में कि यार एमटेक करना चाहिए, बट मतलब when it comes between getting a job and getting MTech, so I preferred getting a job over MTech. I mean, I still have options like I can go from like a sponsored MTech or I can take leaves for covering my MTech part. If I feel कि MTech is gonna provide me some value addition into my life or into my career, so I'll do that definitely in future. Okay.
तो सर ऑल इन ऑल मतलब ऐसा है कि हायर स्टडीज एक आपका फाइनल डिसीजन था, एट द एंड आपने लिया, लेकिन सर हायर स्टडीज हमेशा दिमाग में रहता है, ये है, भले ही हम पीएसयू के लिए जाएं कहीं भी जाए, लेकिन हायर स्टडीज रहता है कि ओके अगर हम पीएसयू नहीं ज्वाइन करते तो हायर स्टडीज बेटर ऑप्शन रहेगा। ओके। एग्रीड। अगर मान लो मेरा लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज या इसरो में नहीं होता, मतलब ठीक है, यस। सो आई वुड हैव गॉन फॉर हायर स्टडीज। मेरे दिमाग में ये चीज थी, बिकॉज यू नो बैकअप प्लान्स ना मतलब शुरू से ही रहते हैं हमारे दिमाग में, ठीक यस। है। गेट स्कोर वैलिड रहता है 3 साल के लिए, और जब मेरी 2017 में रैंक आई थी, सो आई गॉट दिस ऑप्शन फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद एंड आईआईटी कानपुर आल्सो, ठीक है, फॉर एमटेक। बट पॉइंट वाज कि दिस ऑप्शन इज अवेलेबल नेक्स्ट ईयर एज वेल। तो अगर मेरा नहीं होता, सो दिस वाज माय बैकअप प्लान, एंड आई वुड से कि you should have a backup plan ready, because backup plans मतलब काफी हेल्प करते हैं, आपकी स्ट्रेस रिड्यूसर होते हैं बेसिकली। एंड अगर आपका स्ट्रेस रिड्यूस है तो आप मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो। यस सर, क्योंकि सर बैकअप प्लान मतलब आपको एक वो देते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एग्रीड। ये जो मैंने खुद रियलाइज मतलब किया, आप क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट, मतलब ये है ना कि मान लो कि तुम्हारी गेट रैंक आ रखी है, ठीक है, यू नो यू विल गेट समथिंग गुड, सो तुम नए डोमेन्स पे एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके साथ तुम रिस्क ले सकते हो। एंड मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब रिस्क ऐसा अंधी में लिया जाता है, नहीं नहीं। सबके पास कुछ ना कुछ बैकअप प्लान होता है। एंड वो मेरे ख्याल से बैकअप प्लान होना गलत नहीं है, मेरे ख्याल से बैकअप प्लान होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। सर इसी में आके एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हर्ष का। सर वो ये जानना चाहते हैं कि आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज क्यों चुनी इसरो के ऊपर। अच्छा, देखो मैं बता दूं, जो दोनों जॉब्स है ना, ठीक है, दे बोथ आर इक्वली पेड, एंड दोनों का लेवल भी सेम है। एंड इन बोथ द पोस्ट यू आर अ क्लास ए गजेटेड ऑफिसर, ठीक है। सो दोनों के मतलब पे स्केल में या दोनों के बेसिकली रैंक में, मतलब इफ यू टॉक अबाउट गजेटेड रैंक, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। लेट मी टेल यू, द ओनली डिफरेंस इज if you want to do like technical job, ठीक है, and if you want to do research and you want to be that guy, मतलब ठीक है, I'll go for my labs and all these things, ठीक है, then ISRO is perfect for you. I am again reiterating कि both the jobs are good enough, ठीक है। And when you come to like engineering services and when you become an IRSSE officer, then what happens is you are a techno managerial person. Starting में you are a technical guy, and after that when you rise up the ladder, you are a techno managerial kind of person, ठीक है। So if you want to manage the things, if you want to be a technical manager, I would say, then like engineering services examinations or IES, whatever you call it, is perfect for you. I mean, it depends on what you want actually. ओके, क्योंकि सर अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, जैसे आपने बताया फाइनली कि पर्सनली हम क्या परस्यू करना चाहते हैं अपनी एज अ करियर। Agreed. सर इसके बाद में सर ये आता है कि क्या एडवाइस आप देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर गेट की प्रिपरेशन करने का डिसाइड कर चुके हैं और कर रहे हैं। For एस्पिरेंट्स जो गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये चीज दिमाग में रखो कि एग्जाम पहले की तरह नहीं है इस टाइम पर, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड, ठीक है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ ही रहे होगे, ठीक है। सो लाइक इट्स नॉट द सेम दैट मतलब इट यूज्ड टू बी इन द पास्ट, ठीक है। अभी IRMS वगैरह आ रहा है, एंड उसके बाद मतलब देर आर पॉलिसीज विच आर द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज जो अभी चेंज हो रही है बेसिकली, ठीक है। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो यू स्टार्ट मतलब अ लिटिल अर्ली, ठीक है, एंड अलोंग विद दैट ट्राई टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज होता ये है ना कि हम लोग सब्जेक्ट्स में PhD करना शुरू कर देते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो दूसरे एक सब्जेक्ट का टाइम खा जाता है। एंड होता ये है कि मान लो आपको 100% अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है और 80% सब्जेक्ट आ रहा है, तो लीव इट, मतलब वो 20% कभी आने वाला नहीं है, मतलब डोंट रन फॉर इट एंड गिव दिस टाइम टू सम अदर सब्जेक्ट जहां पे आप स्कोर ला सकते हो। बिकॉज वही बात है, जैसे एकेडमिक में मैटर ये करता है कि आप मतलब मार्कशीट में क्या लिखा हुआ है, नो मैटर वो कैसे आई है,
तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी मैटर ये करता है कि मार्क्स कितने आए हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ कि कहाँ से आए हैं बेसिकली, ठीक है। सो ट्राई टू लाइक फॉलो एवरी सब्जेक्ट एंड एक थ्रेशोल्ड तक सारे सब्जेक्ट को टच करके आओ। उसके बाद अगर लग रहा हो कि एफर्ट्स डालने से किसी सब्जेक्ट में ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है, देन गो फॉर दैट। अलॉन्ग विद इट टेस्ट सीरीज और शॉर्ट नोट्स रिवीजन ये ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। मतलब एक बार में सब्जेक्ट आपने पढ़ा वो कम मैटर करता है, ठीक है, उसमें जितना जल्दी कवर हो सके कर दो। बिकॉज जब आप रिवीजन के लिए जाते हो ना, तो आप उन चीजों को छूना शुरू करते हो जो आपने पहली बार में नहीं पढ़ा था। एंड जब आपके शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, जब आप टेस्ट सीरीज करना शुरू कर देते हो, देन यू नो कि सब्जेक्ट में आप मिस कहाँ पे कर रहे हो। एंड जब मतलब जैसे ही आप ये चीजें कवर कर लेते हो, जितनी जल्दी चीजें कवर कर लेते हो, उतनी जल्दी आपका डिसाइड हो जाता है कि आपकी रैंक कहाँ बनने वाली है। बिकॉज अल्टीमेटली मान लो एक बंदा है जिसने 7 महीने एक सब्जेक्ट पढ़ा एंड उसके बाद वो टेस्ट सीरीज पर जा रहा है, एंड एक दूसरा बंदा है जिसने 4 महीने में एक सब्जेक्ट टूटा फूटा ही कवर कर लिया, और उसके बाद उसका रिवीजन, टेस्ट सीरीज एंड उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स 8-9 महीने में अगर बन जाते हैं, तो आई थिंक द अदर कैंडिडेट हैज एन अपर एज एज कंपेयर टू द फर्स्ट कैंडिडेट। सो लाइक अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से प्लान करो बेसिकली। तो दिस इज लाइक मुझे लगा कि ये चीज शेयर करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइक मिस आउट कर जाते हैं बेसिकली चीजों को। दिस इज व्हाट आई फेल्ट। तो कुल मिला के सर आप ये कहना चाहेंगे कि सिलेक्टिव एंड स्मार्ट स्टडी को फोकस करना चाहिए इस तरीके से किसी भी एग्जाम के। राइट। तो सर इसी में एक नेक्स्ट चीज आती है जिस चीज को मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ कि सर हाउ इज लाइफ एज एन IAS ऑफिसर। मतलब क्या हमारा डेली शेड्यूल होता है या फिर क्या हमें मिलने वाला है एज एन IAS ऑफिसर बनने के बाद। देखो मैं तुम्हें बेसिकली बताता हूँ एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को बेसिकली क्या मिलने वाला होता है, या एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का क्या डोमेन होता है, ठीक है। सो व्हेन यू ज्वाइन IAS into railways in S&T department, there are 2 department, one is stores and one is S&T department. So जो post होती है that is known as IRSSE, Indian Railways Signal and Telecommunication Engineers, ठीक है, IRSSE. So Indian Railway Service for Signal Engineers, this is the full form of IRSSE. So ultimately आपकी पहले 1.5 साल ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 1.5 साल की ट्रेनिंग में you have phase 1 phase 2 at research Secunderabad, and then you have foundation and induction at Nair Vadodara. Along with that you go for management courses at some IIMs or NRTU, and some field training is there. So आप जब ये चीजें कवर करते हो ना, so you get to know कि मतलब रेलवेज कितना ज्यादा डायनेमिक है। I mean, हमको सामने से दिखता है कि ठीक है एक ट्रेन मतलब स्टार्ट हुई एक स्टेशन से एंड दूसरे स्टेशन पे खत्म हुई, बट उसके पीछे कितना मैन पावर लगा हुआ है सो दैट आपका ट्रैवल ईज कर सके, आपकी सेफ्टी इंश्योर कर सके, एंड आपको बेसिकली मतलब एक अच्छे तरीके से एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जा सके। वो मतलब अनइमेजिनेबल है। मतलब ये मैं अंदर आके जाना हूँ बेसिकली कि मतलब व्हाट रेलवेज इज, इट्स रियली अ मैमथ। एंड जो लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं दे आर पुटिंग मतलब देयर बेस्ट एफर्ट सो दैट आपकी जो ट्रेन है वो सही टाइम पे पहुंचे। ये ना हो कि आधा घंटा लेट हो जाए तो गाली पड़ रही है। मतलब दे डू मतलब देयर बेस्ट सो दैट मतलब आपकी सेफ्टी इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अगर सेफ्टी है तभी आप मतलब नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचे, लेट हो गए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इनटू रेलवेज, सो दैट वी इंश्योर। एंड एसएनटी इंजीनियर्स में क्या होता है, जो भी सिग्नल्स होते हैं, जो भी रिलेज होते हैं, जो भी बैकग्राउंड वर्क होता है, मतलब इंटरलॉकिंग जो पैटर्न्स होते हैं या ट्रैक सर्किट्स वगैरह होते हैं, ईआई होता है, आरआरआई होता है, ठीक है। इनमें जो बेसिकली आपको एक रीजन मिला हुआ होता है, ठीक है। यू आर बेसिकली अ टॉप इंजीनियर इनटू दैट, एंड आपको इंश्योर करना होता है कि दैट थिंग वर्क स्मूथली। एंड अगर मान लो उसका बेसिकली मेंटेनेंस वर्क वगैरह टाइम पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड along with this there are 2 departments. First of all there is construction and there is open line and there is divisional headquarters also. So construction में क्या होता है, they do the new works like new line अगर जा रही है तो वहाँ पे जितने भी signaling installations हो रहे हैं और उसका बेसिकली EI RRI बेसिकली वो इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। ओपन लाइन का काम ये होता है कि उसको मेंटेनेंस देखना होता है, एंड अलॉन्ग विद दैट अगर कोई फेलियर आता है तो उसको अटेंड करने की जिम्मेदारी ओपन लाइन की होती है, सो दैट
जो प्रॉब्लम है वो जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो सके एंड ट्रेन कंटिन्यू कर सके मोशन। सो ऑल इन ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द एडीएसटी ऑफिसर, जो आप इनिशियल एज अ लाइक जो 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है उसके बाद जब आप ज्वाइन करते हो तो आप एडीएसटी ऑफिसर होते हो। देन एज यू गो ऑन यू बिकम डीएसटी, सीनियर डीएसटी, एंड आगे चलते चलते देर आर जनरल पोस्ट, जनरल पोस्ट हो गई, डीआरएम हो गई, एडीआरएम हो गई, ठीक है, जीएम हो गया, मेंबर हो गए, मतलब ये जनरल पोस्ट है, ठीक है। सो दिस इज लाइक a crisp of what the organization is. I cannot like explain every word that we do here, but a crisp of it, I think you would have got it. yes, sir. इससे मतलब सर ये पता लगा कि सर ये बात हम जानते हैं कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो सर रेलवेज को मैनेज करना काफी बड़ी चीज थी सर, लेकिन इससे ये पता लगता है कि सही में मतलब पूरी जो रेलवेज के पीछे की टीम है, भले ही हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट हो जाती है हम ब्लेम कर देते हैं, लेकिन उनकी काफी मेहनत लगी है उसके पीछे। तो सर काफी मतलब इंटरेस्टिंग जॉब है, मुझे लगता है कि जो आगे परस्यू करना चाहते हैं वो आपने जो बताई वो चीज उनको और मोटिवेट करेगी कि हाँ यार ये अच्छी चीज है, मुझे परस्यू करनी चाहिए। तो सर एक चीज होती है जैसे मुझे भी अपनी लाइफ में लगता है, तो सर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक पॉइंट हमारी लाइफ में ऐसा आया जो कि एक टर्निंग पॉइंट है या फिर एक बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट है हमारी लाइफ। तो सर आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो आज? मैं बताता हूँ। देख, मेमोरेबल इवेंट ना मतलब एक नहीं होता है, बहुत सारे हाँ मेमोरेबल इवेंट्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, मतलब बहुत जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, है ना, एंड उन वो छोटी छोटी चीजें कभी कभी बहुत ज्यादा मैटर कर जाती हैं एज कम्पेयर टू जो बड़ी चीजें हैं, ठीक है। सो बेसिकली जब मेरी गेट रैंक आई थी ना, मतलब लाइक जब गेट रैंक आई थी पहली बार 2017 में, सो मतलब वो एक बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए, बिकॉज मतलब आप एफर्ट्स देते हो एंड जब आप वो रिफ्लेक्ट होके सामने आ जाते हैं, ठीक है, तो वो ना एक बहुत ज्यादा मेमोरेबल, मतलब मैं उस रात सो नहीं पाया था, मतलब जब ये आया था। एंड एक और मेमोरेबल इवेंट शेयर करता हूँ। जब हाँ मैं बताता हूँ, जब इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट आया था, आईएएस का जब रिजल्ट आया था, सो आई वाज वर्किंग इन टू इसरो, एंड दिवाली की छुट्टी हुई थी, लोग घर गए हुए थे, एंड द डेट वाज 9th of November, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने फेसबुक खोला, मतलब इसरो में क्या होता है, यू कैन नॉट टेक योर मोबाइल्स इनटू योर ऑफिस, ठीक है। तो जब मैं वापस आया तो होता है ना कि लाइक यू स्टार्ट स्क्रोलिंग कि यार दिन में हुआ क्या। तो जब फेसबुक में मैंने देखना शुरू करा तो सबने कॉन्ग्रेचुलेशंस ये वो, मतलब लाइक सबके पोस्ट आना शुरू हो गए, जो फ्रेंड्स वगैरह थे जो साथ में तैयारी करते हाँ थे उन लोगों ने डालना शुरू करा। सो आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा यार रिजल्ट आ गया। तो मतलब वो मुझे पता नहीं था मेरी क्या रैंक है, कैसा है, क्या है। तो मैंने फिर क्या हुआ, रिजल्ट खोलना शुरू करा, ठीक है, एंड ऊपर से देखना शुरू करा 1 2 3 4 5 6 9। जब देखा ना अली वारिस खान, तो द सेकेंड टाइम मतलब जो मैंने फिर क्या करा, बिफोर मतलब रिवीलिंग दिस, मैंने रोल नंबर चेक करा, एंड उसके बाद जो मेरा फ्रेंड था वहां पे, मैंने कहा भाई ये रोल नंबर एक बार फिर से चेक करना, ठीक है। तो उसने चेक करा, नाम देखा, एंड आई जस्ट मतलब लाइक इट वाज रियली शॉकिंग, मतलब लाइक इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इनटू इंजीनियरिंग सर्विसेज, एंड मतलब ऑल इंडिया रैंक 16, दैट वाज मतलब वेरी एक्साइटिंग, मतलब वो अंदर से पंप अप हो रही थी चीजें। वो एक मतलब एक होता है ना लाइक एड्रेनालाइन रश, बिल्कुल यस टू द टॉप। तो मतलब वो वाला फीलिंग था, लाइक इट वाज वेरी गुड। सो आई थिंक ये थोड़ा मतलब ये काफी मेमोरेबल था मेरे लिए, वो जो पॉइंट था बेसिकली, मतलब यू स्टार्ट मतलब देन शेयरिंग दीज थिंग्स एंड कांग्रेचुलेशंस ये वो आना शुरू हो जाता है। सो दैट वाज अ वेरी गुड पार्ट। यस सर, क्योंकि सर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन सर इसको वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कहते हैं पूरी इंडिया में, एंड सर उसमें पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 16, सर मतलब अलग ही फीलिंग होगी। क्योंकि सर जब ऐसी फीलिंग आती है ना रिजल्ट के बाद में, जब सब कॉन्ग्रेचुलेट करने आते हैं, सर मेरा जो रहा था इस साल मार्च में जब मेरा गेट का रिजल्ट आया था, तो सिमिलर फीलिंग थी, मतलब गूज बम्स आ जाते हैं सर, मतलब एकदम से कि ओके। और सर रात में नींद तो आती ही नहीं है उस दिन, जैसा आपने बताया सर नहीं नींद यार, नहीं नहीं आती आती थी, है, बिल्कुल नींद नहीं नहीं आती आती है। सर। तो सर मतलब काफी अच्छा रहा आपके साथ जितना पूरा डिस्कशन था, काफी मजा आया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी लोग इसको देखेंगे उन्हें काफी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। एंड सर अभी तो लाइफ की जर्नी काफी बड़ी है, आगे भी आपसे मिलने का मौका मिलेगा, काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, नई नई चीजें। तो सर बहुत अच्छा रहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि यार जितने भी लोग इस सेशन को देखें
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने क्या नई चीज सीखी और कैसे आपको ये सेशन अच्छा लगा, क्या आपको लगता है कि कैसे ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। एंड यार अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सभी इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं या फिर डिफरेंट फील्ड से भी हैं तो वो इसका बेनिफिट ले सकें यार। अब बहुत जल्द मिलेंगे यार दी इंजीनियर्स टॉक के नेक्स्ट एपिसोड के साथ में। एंड सर, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए, कि ताकि आप सभी जूनियर्स को एक गाइड कर पाए, काफी कुछ सिखा पाए। एंड सर थैंक यू सो मच कि आपने एग्री किया इस चीज के लिए। ठीक है यार दीपांशु, एनीथिंग फॉर केएनआईटी सुल्तानपुर। एंड आई विश ऑल द बेस्ट, मतलब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब डू योर बेस्ट एंड कभी भी एफर्ट्स मारना मत छोड़ना, किसी भी फील्ड में हो या कुछ भी कर रहे हो आप। बिकॉज अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि आप जितना ज्यादा एफर्ट्स मारते हो पॉजिटिव वे में, दैट विल लीड यू टू सम अदर डेस्टिनेशन। सो आई होप ये सेशन लाइक आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड यार जैसे मैंने बताया नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय।